चलो इस पे कल संडे है, कल करेंगे इस पे चर्चा, ठीक है। आज पढ़ाई करते हैं। लास्ट सेंटेंस दिखाओ इन एग्रीकल्चर फील्ड, इन एनर्जी फील्ड, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 4th नंबर का यूज लिख रहे हैं। फोर्थ नंबर का यूज है आपका इन इंडस्ट्रियल फील्ड। इन इंडस्ट्रियल फील्ड आपको पता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट हैं जो केमिस्ट्री से बनते हैं, या हम कहें केमिस्ट्री से ही बनते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जितने भी आपके पॉलीमर हैं, जनरली जो प्लास्टिक होती है ना वो पॉलीमर होती हैं आपकी। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा जो नीला नीला कलर का पाइप आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है पीवीसी। पीवीसी है या पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है, महंगी आती है। थोड़ी सस्ती वाली प्लास्टिक होती है पॉलीथीन। पॉलीथीन इज द नेम ऑफ, इसका नाम है पॉलीथीन। दिस इज द पॉलीथीन, जिसको आप लोग कहते हैं ना भैया एक पॉलीथीन दे दो, अब कहना भैया एक CH2CH2N दे दो। दिस इज द पॉलीथीन। ये पॉलीथीन है जो आप लोग मांगते हैं कैरी बैग के फॉर्म में। एक घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक होती है, सस्ती आती है। हाँ, इसको भी अच्छी बनाया जा सकता है, इसके लिए कैटालिस्ट लगता है, जिगलर नाटा नाम का कैटालिस्ट, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अधिकतर जो पॉलीमर्स होते हैं वो प्लास्टिक होते हैं आपके। हाँ, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड का पॉलीमर है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी आपके पॉलीमर्स में होते हैं। आपके लिपिड्स हो गए, आपके पॉलीमर के फॉर्म में होते हैं। स्टार कार्बोहाइड्रेट्स के जैसे स्टार, सेल्यूलोज, ये भी पॉलीमर्स होते हैं। तो इंडस्ट्रियल में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि पॉलीमर। इसके बाद हम बात कर ले, सीमेंट वगैरह बनता है, इसका भी एक केमिकल कंपोजिशन होता है सीमेंट का, तब जाके सीमेंट बनता है। उसमें लाइम भी डलता है, आपके सल्फेट भी डलते हैं, ऑक्साइड भी डलते हैं जब जाके। तो ये सीमेंट वगैरह भी आपका, गिलास, ये भी एक केमिकल कंपोजिशन से बनता है। जो डाई होती है, रंगने वाली डाई, जिसको बोलते हैं रंजक, वो भी केमिकल कंपोजिशन से बनता है। क्लॉथ के लिए बात कर ले तो वो भी एक पूरी प्रोसेस है, फिजिकल और केमिकल मेथड दोनों लगती है क्लॉथ को बनाने में, वो भी आपकी एक केमिकल प्रोसेस से बनती है। गिलास हो गए आपके, बैग्स हो गई मोम, वो भी केमिकल मेथड से बनती है। अरे हमारे आसपास जितनी भी चीज़ देखो, आप कॉस्मेटिक्स देख लो, सोप्स देख लो, डिटर्जेंट देख लो, आप अपने आसपास जनरली जो चीज़ यूज कर रहे हो वो आप देखोगे उसमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री लग रही है। तो इंडस्ट्री में कई जगह केमिस्ट्री लगती है, देखते हैं कहाँ कहाँ। तो इसमें हम लिखते हैं कई जगह में, जैसे कि इनफॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। जनरली पॉलीमर्स प्लास्टिक होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सभी पॉलीमर्स प्लास्टिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिख दें, बहुत सारे पॉलीमर्स हैं, जैसे कि पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन तो बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड जितनी ज़्यादा आपके जो आप कह सकते हो जानवरों के हॉर्न होते हैं, जो सींग होते हैं, उतना हार्ड होता है। ये तो बहुत हार्ड होता है, महंगी है, थोड़ा सा महंगा मिलता है। बेकेलाइट है, नायलॉन 6 है, दुनिया भर की है। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये सब के सब बनाए जाते हैं, नेचर में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। रबड़ भी एक प्रकार का पॉलीमर है आपका ना, रबड़ इज ऑल्सो अ पॉलीमर, ठीक है। तो ये नंबर हो गया। सर रबर आर्टिफिशियल वाली होगी? हाँ, रबर आर्टिफिशियल ही होती है, नेचर में लेटेक्स मिलता है, वाइट कलर का दूध होता है, दैट इज कॉल्ड लेटेक्स। फिर लेटेक्स से रबर बनती है आपकी, है ना। बी नंबर लिखिए, इन्फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट, ग्लास, लाइम का फॉर्मूला कोई जानता है? लाइम मतलब CaCO3, तो लाइम स्टोन है। लाइम
कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम, ठीक है, CaO, दिस इज लाइम, ठीक है ना। सीमेंट, ग्लास, लाइम स्टोन तो मिलता ही है आपका, ठीक है ना। सीमेंट हो गया, ग्लास हो गया, लाइम हो गया, क्लॉथ, बैग्स, डाई, DI मत लिख देना, डाई रंजक, डाई, वार्निशेस, DY, कहाँ पर, यहाँ पर भी वार्निशेस, क्लॉथ हो गया, बैग्स हो गया, डाई हो गया, वार्निश हो गया, पेंट्स, जितना भी आप लोगों को ध्यान आता जाए लिखते जाओ। पेंट्स, कॉस्मेटिक्स पता है क्या दो सर, यही बस तो पता है, और क्या पता है। उठे तो क्रीम, सोए तो क्रीम, रोए तो क्रीम, सब जगह क्रीम ही क्रीम, लिपस्टिक, फेयर एंड लवली। खाना छूट जाए लेकिन फेयर एंड लवली ना छूटे, साबुन। हमारे लड़के बढ़िया हैं, सरसों को तेल लो, सही बात है। हमने बहुत लड़कों को देखा सामने बस चुपके से जाके फैन लवली लगा, इसमें बुराई थोड़ी है, लगा सकते हो। लड़कों को भी हक है गोरा देखने का, क्या हमारे कलूटे बने हुए हैं, हम उनकी भी इच्छाएं हैं। चलो, पर लड़कियों जैसा फैशन करना लड़कों को कभी नहीं आ सकता। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसमें? नहीं, बस ख़त्म हो गया। तो इन इंडस्ट्रियल फील्ड हो गया, इंडस्ट्रियल फील्ड, एनर्जी फील्ड हो गया था। हाँ, नेक्स्ट लिखो, इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है, जैसे कि CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। सबसे अच्छा प्रिजर्वेटिव जो फूड्स में यूज होता है वो है सोडियम बेंजोएट। आप देखना, अभी तो आपको पता ही नहीं है प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, हम बताते हैं प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, ठीक है। ये सोडियम बेंजोएट है। देखिए, अच्छा आप लोग एक चीज़ बताइए, छोटा सा चीज़ पूछ रहे हैं हम आप लोगों से। जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं हमारे, अगर वो कंटेनर में ऊपर की तरफ आ जाए जहाँ से ऑयल उसके ऊपर नहीं है, तो वो पिकल या अचार क्या होगा? मतलब ऑयल उसकी रक्षा कर रहा था, ऑयल उसको प्रिजर्व कर रहा था, दैट इज प्रिजर्वेटिव्स। तो और हमारे वे सब्सटेंस जो फूड मटेरियल को सड़ने से, गलने से, सोडियम बेंजोएट पूछ लिया करो ना, कोई अगर साइन में नहीं आता पूछ लिया, हम जल्दी जल्दी में लिख देते। सोडियम बेंजोएट पहले प्रिजर्वेटिव सुन लो हमारा क्या, इन प्रिजर आर आएगा यहाँ पर, इन प्रिजर्वेशन, PRESER, हम फिर से लिख देते हैं, सही कर लीजिए, PRESERVATION, प्रिजर्वेशन, इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब सुनिए आप लोग अगर घर में कोई भी फूड बनाएं, उसको रख के देखिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट में हमारे फूड आते हैं, चिप्स पैकिंग होके आती हैं, जैम्स पैक होके आते हैं, पिकल्स पैक होके आते हैं, दुनिया भर के फूड मटेरियल पैक होके आते हैं, आप उसमें एक्सपायरी डेट लिखते हो, मंथ से ईयर तक की एक्सपायरी डेट होती है, तो वो इतने दिन तक ख़राब क्यों नहीं होते हैं? उनमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जो उसको सड़ने से बचाते हैं। द केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। साधारण भाषा में बोलें, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फूड मटेरियल टू गेट स्पॉइल कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स में आप लोग थोड़ा सा सेक करो, उसमें जब बबल्स के रूप में गैस निकलती है, दैट गैस इज, तो CO2 किस लिए डाली जाती है? खट्टी है, मीठी है, अच्छी है, क्या स्वाद है क्या इसमें? CO2 इज अ प्रिजर्वेटिव फॉर कोल्ड ड्रिंक्स,
CO2 एक प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है, कोल्ड ड्रिंक्स में आपको सड़ नहीं देता। एक्चुअली में जैसे ही आप CO2 को कोल्ड ड्रिंक्स में डालते हो तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एक एसिड बनाती है, डाइल्यूट एसिड, जिसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड, और ये एसिड ही प्रिजर्वेटिव की तरह वर्क करता है आपका H2CO3। तो ये भी प्रिजर्वेटिव है। ये बहुत ही फेमस प्रिजर्वेटिव है। आप कभी जैम्स लाना या कोई भी फूड मटेरियल लाना, आप उसमें देखना नीचे प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में लिखा होगा सोडियम बेंजोएट। ये बहुत फेमस प्रिजर्वेटिव है। ये इस प्रिजर्वेटिव की सबसे बड़ी खास बात है, ये हमारी बॉडी में ऐड नहीं होता, इसलिए हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रिजर्वेटिव है सोडियम बेंजोएट आपका। बाकी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स उसमें तो यही होता है। तो एज अ प्रिजर्वेटिव, अच्छा किस किस में लिखवा दी है हमने, कौन कौन सी फील्ड लिखवा दी देखो। एग्रीकल्चर फील्ड हो गई, मेडिसिनल फील्ड हो गई, हाँ। एनर्जी फील्ड हो गई और इंडस्ट्री फील्ड। ठीक है, ठीक। अब हमारे ख्याल से कुछ और खास नहीं है, ऐसे एक दो और लिख लो, 5 हो गए ना, 6 लिख लो। अब सीधे बस ऐसे ही लिखना है शॉर्ट में। इन डोमेस्टिक फील्ड, घर में भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किससे डील करते हैं, डोमेस्टिक फील्ड्स। 7 नंबर लिखो, इन कंफर्ट फील्ड। क्या केमिस्ट्री से हमें कंफर्ट मिलता है बच्चों? बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। जैसे कि डिसीज, अच्छा डिसीज को डिसीज ही क्यों कहा गया, कुछ और ईज कह देते। देखो ईज मतलब होता है आसानी, ईज मीन्स होती है आसानी, और डिस का मतलब होता है नहीं। तो जब आपको ईज ना मिले, आसानी ना मिले, तो आपके शरीर को तकलीफ होती है, उसी को बोलते हैं। इस प्रकार ये 2 शब्दों से मिलकर बना है डिसीज। डिसीज का अर्थ मतलब होता है आराम से ना होना या तकलीफ में होना कहलाता है डिसीज, इससे बना है आपका डिसीज। ठीक है, तो इन कंफर्ट फील्ड्स हो गया, इन डोमेस्टिक फील्ड हो गया, एनर्जी की फील्ड में हमने आपको लिखवा ही दिया। और लिख लो, अब इनका कोई मतलब नहीं है बच्चों, ऐसे ही हम आपको लिखवा रहे हैं, फिर अपने मेन टॉपिक में आ रहे हैं। इन स्पेस फील्ड्स, ठीक है ना, इन एग्रीकल्चर फील्ड, मेडिकल फील्ड, दुनिया भर की फील्ड्स अब करते हैं। चलिए, अब हम आपका ये चैप्टर असली अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, डालिए हेडिंग। अब यहाँ से आपका ये चैप्टर फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है। हेडिंग डालिए, मैटर। मैटर, what do you understand about matter? Everything is matter। और कोई स्पेस हो, स्पेस ले, टेक्सचर हो और वेट हो, मैटर, और जगह ले। ठीक है, मैटर लगभग सभी जानते हो। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मैटर के बारे में? व्हाट इज मैटर? देखिए, मैटर को डिफाइन करना साइंटिस्ट के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि सब कुछ ही मैटर है। तो बोले कि अब हम कितनी बड़ी बुक लिखें, कुर्सी मैटर, हम मैटर्स, चींटी मैटर, प्लास्टिक मैटर, हवा मैटर, पानी मैटर, लोहा मैटर, साबुन मैटर, कपड़ा मैटर, कागज़ मैटर, लाइट मैटर, प्लास्टिक मैटर, जो कुछ देखो सब मैटर है। अब साइंटिस्ट परेशान कि आखिरकार हम मैटर को डिफाइन कैसे करें। सभी कुछ मैटर है, आप कुछ भी बोल के देखो सब मैटर है। ये मैटर, फॉर्म मैटर, कागज़ मैटर, हर एक चीज़ में मैटर की हिंदी होती है पदार्थ। मैटर मीन्स होता है पदार्थ, तो सब चीज़ ही पदार्थ है। कुछ पदार्थ नॉन लिविंग है जिनमें जान नहीं है, कुछ पदार्थ लिविंग है जिनमें जान है। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ बोली गई। बोली इस दुनिया में कोई भी चीज़ है जिसका थोड़ा भी मास है, थोड़ा भी मास, सिंपल तरीके से समझ लो, जिसका थोड़ा भी वेट है, जिसका थोड़ा भी वो वेट चाहे हम नहीं मेजर कर पा रहे। यहाँ एक धूल का बहुत छोटा सा कण उड़ रहा है, इसका भी वेट है, इसका भी वेट है, लेकिन एक किलोग्राम में नहीं आएगा, ग्राम में नहीं आएगा, ये नैनोग्राम में आएगा। 10⁻⁹ ग्राम इज कॉल्ड नैनोग्राम। ये पिकोग्राम में आएगा, 10⁻⁻12 ग्राम इज कॉल्ड पिकोग्राम। बहुत छोटा है ना ये, और इसको हम आप मेजर नहीं कर सकते, इसका वेट साइंटिफिक मेथड से।
अरे धूल का कण तो फिर भी केमिस्ट्री के लिए बड़ा है, केमिस्ट्री ने तो इलेक्ट्रॉन का वेट निकाल दिया। इस धूल के अंदर भी धूल के कई एटम्स हैं, उस एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम का वेट निकल चुका है, इलेक्ट्रॉन का वेट निकल चुका है, प्रोटॉन का वेट निकल चुका है, न्यूट्रॉन का वेट निकल चुका है, सबका वेट निकाले बैठी है केमिस्ट्री, हर एक चीज़ का वेट निकाले हुए बैठी है आपकी। हालांकि इलेक्ट्रॉन का वेट ना के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन निकला हुआ है। तो अब मैटर को डिफाइन करना एक डिफ़िकल्ट टास्क था, तो कैसे डिफाइन करें। बड़ी लंबी मीटिंग चली और फिर उसके बाद उन्होंने कहा दो चीज़ें अगर किसी के पास हो गई तो वो मैटर कहलाएगा। अब वो दो चीज़ें अगर आपको नहीं दिख रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, साइंस को दिख रही है। यहाँ धूल का एक कण है, इसका वेट आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन है, उसका वेट है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास वेट है, और वेट उसी का होगा जिसके पास मास हो। समझ रहे हो ना आप, जिसके पास मास होगा वही क्या होगा, वेट। हम और सारा मास को हम बाद में बताएंगे आपको इसी चैप्टर में। हम सीधे से बता दें, हमारा मास उतना ही होगा जितना हमारे अंदर पदार्थ भरा है, इसका मास उतना ही होगा जितना इसके अंदर क्या भरा होगा, पदार्थ। और कितना पदार्थ भरा है मतलब कितना मास है, इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, वेट करते हैं। हाँ, हमने कह दिया हमने। तो इसमें कितना मास है वो सिर्फ एक ही चीज़ से पता चल सकता है, दैट इज बाय वेटिंग। इसको वेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कितना इसमें मास है। आप कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम शक्कर दे दो, मतलब आप इतनी शक्कर मांग रहे हो, इतनी मास। जब इतनी सारी शक्कर ली तो इतनी सारी शक्कर का मास मिला के कितना हुआ, 1 किलोग्राम। तो पहली चीज़ मैटर किसको कहा जाएगा, जिसका क्या होगा, वेट होगा, यानी कि क्या होगा, मास। यहाँ पर एक धूल का बहुत छोटा कण है, वो भी मैटर है क्योंकि उसका भी मास है। हम आपको पहले बता चुके, इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया गया है, फिर ये धूल का कण है। केमिस्ट्री के लिए धूल का कण पहाड़ है, ध्यान रखें। हमें धूल का कण बड़ा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री के लिए धूल का कण पहाड़ है। उनके लिए धूल के कण का मास निकालना बहुत आसान है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का निकाल चुके हैं। आपके लिए टफ है, हमारे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। मास के बाद कहा गया कि वो स्पेस को कवर करे, मतलब जगह को घेरे। कोई भी चीज़ अगर जगह को घेरती है, अब आप ये नहीं कह सकते कि इसने ना के बराबर जगह घेरी है। अगर घेरी है तो वो किस में आ जाएगा, मैटर में, स्पेस। अब आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ को उठा के देखो, वो जो इस चीज़ को फॉलो कर जाएगा मैटर है। इसका मास है और ये इतना स्पेस घेर रही है, दैट इज मैटर है। स्पेस कोई चीज़ कितना घेर रही है, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है उसका वॉल्यूम निकाल लो, लेंथ विथ हाइट। हमसे कोई पूछे इस कमरे में कितना स्पेस है, सीधे बता दो इसकी हाइट, इसकी विथ और इसकी लेंथ, तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे कमरे का स्पेस तुरंत निकल के आ जाएगा। यहाँ एक धूल का कण है, उस धूल के कण ने भी स्पेस को कवर किया है कवर। अगर ऐसे धूल के कण कई अरब यहाँ पर आ जाए तो फिर आपको दिख जाएगा उन्होंने स्पेस कवर किया है। आप अगर एक कण की कोई कीमत नहीं समझ रहे तो वैसे एक एक कण धूल के अरबों कण यहाँ आ जाए तो फिर वो आपको स्पेस दिखने लगेगा ना कि उन्होंने स्पेस घेरा है। तो स्पेस उसने घेरा है वो हमें फील नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्पेस तो उसने घेरा है। यहाँ हवा है, हवा उसने भी स्पेस कवर रखा है, लेकिन हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए हम उसको चीर के निकल जाते हैं। इस दीवार को चीर के निकल जाएंगे क्या, नहीं निकल सकते क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत डेंस है। पानी को चीर के निकल सकते हैं लेकिन दम लगेगी क्योंकि उसके पार्टिकल थोड़ी पास होते हैं। हवा के बहुत दूर दूर होते हैं तो बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। लिक्विड के थोड़े पास होते हैं, थोड़ा फोर्स लगता है। सॉलिड के बहुत पास होते हैं तो फोर्स भी लगता है और इम्पॉसिबल भी हो सकता है कई जगह। तो आज के बाद अगर आपको मैटर डिफाइन करना हो, किसी भी चीज़ को मैटर, हमने तो पहले बोल दिया सब कुछ मैटर है, लेकिन ऐसे नहीं लिखाएंगे केमिस्ट्री में ऑल थिंग्स आर मैटर, राइट है, लेकिन जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है, किसी भी चीज़ का मास है और जो स्पेस को कवर करता है वो हमारा क्या कहलाएगा, मास और स्पेस को फील करने के लिए हमें अपने सेंसेस की ज़रूरत होती है।
स्किन हमारी सेंस है, ईयर हमारे सेंस है, आई हमारी सेंस है, नोज हमारी सेंस है, और टंग जो टेस्ट को फील कराती है। टोटल 5 सेंसेस होते हैं हमारे। आपके यहाँ पर मॉस्किटो बैठा, आप सो रहे हो, पटाख, कैसे, बिना देखे कैसे मार दिया? सेंस ने बताया, बता देता है ना सेंस। आपकी तरफ गेंद अचानक से आ रही हो, फिर भी आपकी आंख पलक चल जाएगी, सेंस जागे हुए ना। आपने खट्टा खाया, मीठा खाया, कैसा खाया, सेंस से। अब यहाँ पर हवा है, वो में सेंस ही तो हो रही है, फील। तो मैटर की ये जो 2 क्वालिटी हैं, इसको हम फील किसके द्वारा करते हैं? अपने सेंसेस के द्वारा फील करते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो मैटर की डेफिनेशन क्लियर। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, स्पेस घेरता है, और जिसे हम अपने सेंसेस के द्वारा फील कर ले, वो हमारे क्या कहलाएंगे? मैटर। ठीक है, चलिए लिखिए। एनीथिंग which have mass and occupies मतलब घेरता है, कवर करता है, and occupies space called मैटर। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई है? एनीथिंग जिसके पास मास है, वो जो जगह को घेरता है, स्पेस को कवर करता है, वो हमारा क्या कहलाएगा? एनीथिंग। कुछ भी हो जिसके पास है मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस कॉल्ड मैटर। लाइन चेंज करके लिखिए। मैटर कैन बी see as well as मैटर कैन बी सी, ठीक है, as well as feel by one or more of our senses। one or more of our senses। मैटर को देखा भी जा सकता है, हमें नहीं कह रहे कि सभी मैटर को देखा जा सकता है, लेकिन देखा भी जा सकता है ना। हमें तो नहीं कह सकते कि नहीं देखा जा सकता। मैटर कैन बी सी एज वेल एज फील, इसको देखा भी जा सकता है, वो फील भी किया जाता है। मैटर को या तो आप पर्टिकुलर, जैसे हम कहें कोई मैटर है तो उसे आप पर्टिकुलर 1 सेंस के द्वारा भी फील कर सकते हो। अगर 1 सेंस नहीं बता तो आप 1 से ज़्यादा सेंसेस के द्वारा का भी उसका यूज कर सकते हो। जैसे हम कहें यहाँ हवा है, हम इसको देख नहीं पा रहे, इसको हम अपनी स्किन के द्वारा क्या कर पा रहे हैं? फील कर पा रहे हैं। तो ये सेंस ही तो है जो हमें यहाँ बता रहा है हवा है। अच्छा, मैटर और एनर्जी में सबसे बड़ा डिफरेंस पता है आपको क्या है? एनर्जी से फील की जा सकती है, कभी देखी नहीं जा सकती है, लेकिन मैटर फील भी किया जा सकता है और एनर्जी कभी नहीं देखी जा सकती। इट कैन ओनली बी फील, सिर्फ उसको फील किया जा सकता है, ध्यान रखिए। तो मैटर कैन बी सी एज वेल एज फील बाई 1 or more ऑफ आवर सेंसेस। फिर से लाइन चेंज करके लिखिए। मैटर ऑफ स्पेसिफिक यूज, लाइन चेंज करके फिर से लिखिए। मैटर ऑफ specific use are called material। ध्यान रखिएगा, सभी मैटर को मटेरियल नहीं कहा जाता है, सिर्फ स्पेशल यूज वाले मैटर ही मटेरियल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सीमेंट, सीमेंट, CEMENT, सीमेंट, ग्लास, पेपर, ETC। ठीक है, यहाँ तक आप लोग से अगर कोई आपसे मैटर के बारे में पूछे तो कितना बोल लेंगे आप लोग? एनीथिंग विच हैव मास ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर कैन बी सी एज वेल एज फील। देखा भी जा सकता है, फील भी किया जा सकता है। मैटर ऑफ स्पेसिफिक यूज कॉल्ड, ये बात ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। लाइट, देखो लाइट एनर्जी को नहीं देख रहे आप, इसके द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप। लाइट एनर्जी को नहीं देख रहे हैं आप, इसके द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं आप। लाइट को नहीं देखा जा सकता है, लाइट के द्वारा दूसरी चीज़ें हमें दिखती हैं। अब ये आप कह रहे हो कि फील में आपको आ रहा है कि आप इस लाइट एनर्जी को देख रहे हो, लेकिन इस लाइट के कारण ये जो चीज़ चमक रही है ना, एक्चुअली आप उसको देख रहे हो। लाइट जो एनर्जी होती है ना, वो हमें देखने में मदद करती है, दूसरी चीज़ों को देखने में मदद। तो जो चीज़ें आप देखते हो तो आपको लगता है कि हम लाइट को देख रहे हैं। हमें यहाँ किसको देख रहे हैं? बोल्ट को, लाइट को नहीं देख रहे हैं। लेकिन बिना लाइट के देखा नहीं जा सकता था, क्योंकि इससे रिफ्लेक्ट हुआ, हमारी आँखों में आया, यहाँ पर जाके एक इमेज बनाई, उससे हमने इसको देख लिया हमने। ठीक है ना, तो एनर्जी को नहीं देखा जा सकता है। और मान लो आप हमारे आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो सकता है, तो एक क्वेश्चन का सबसे बेटर आंसर फिजिक्स दे सकती है, फिजिक्स। तो फिजिक्स से एक बार पूछ के देखिएगा, ठीक है। और वैसे हमने बता दिया एनर्जी को देखा नहीं जा सकता है। चलिए हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, अर्थ में रहते हैं, लेकिन अर्थ ब्रह्मांड में। तो हम यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। आपका लिखते चलें साथ में बच्चों, कहीं भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं आप लोग। यूनिवर्स से स्टार्ट करते हैं। पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है मैटर और दूसरी है एनर्जी। नोट करते चलें, पूरा यूनिवर्स इन्हीं दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी। एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ के अंदर जो एनर्जी होती है। एनर्जी हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। लेकिन हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं, एनर्जी के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, ओनली कैन फील, इससे महसूस की जा सकती है। कांट बी सी, इसे देखा नहीं जा, इसके सहारे से दूसरे ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता है। ओनली कैन फील। सेकेंड चीज, आपको एनर्जी के दो फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, हमने कल भी बताया था। आइंस्टीन इक्वेशन, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को एनर्जी में, एक इक्वेशन पता होना चाहिए। दूसरा आपको प्लांक का इक्वेशन पता होना चाहिए। ये दोनों बहुत ही महान साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एनर्जी का इतना अच्छा रिलेशन दिया कि अगर ये ना होती तो 50% फिजिक्स नहीं होती आपकी। इसका होता है एच न्यू, और ये एक प्लांक्स इक्वेशन है, और ये किसकी है? फोटोन की। एक फोटोन में इतनी होती है, तो दो में बता सकते हो कितनी? 2 इंटू दिस, 3 में कितनी? 3 इंटू दिस। जे है आपका प्लांक कांस्टेंट, इसकी डेफिनेट वैल्यू है, और न्यू आपको बताई जाएगी, तो उससे आप निकाल सकते हो। ये फोटोन है, एनर्जी का पैकेट्स होता है। ये आपको सेकंड चैप्टर में समझ में आएगा। ये इतना एज सिंपल नहीं है, इसने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट डील किए, हम बाद में बताएंगे। हम फिर से लिख देते हैं, एक क्वांटा है, और इसी क्वांटा को फोटोन कहते हैं लाइट के लिए। अगर लाइट है तो वो फोटोन कहलाता है। लाइट, हाँ लाइट, प्रकाश के लिए से फोटोन कहते हैं। एनर्जी के कई फॉर्म है ना, एक ही फॉर्म में थोड़ी होती है एनर्जी। तो बेस ये दो चीज़ें आप याद रखें यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी के फॉर्मूले हैं। अब हम आएंगे इसको डील करने के लिए, मैटर।
तो मैटर भैया इतनी सी जगह भी नहीं आएगा, इसको फिर से मिडिल में लेके आना पड़ेगा हमें। तो इसको अब मिडिल में ले